चलिए बच्चों, अध्याय 26 तरंग के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि सरल आवर्त गति क्या होती है, उसका इक्वेशन क्या होता है। उसका इक्वेशन को तो आज हम लोग को पढ़ना है। सरल आवर्त गति क्या होती है, ये कैसी होती है, कितने प्रकार की सरल आवर्त गतियां होती हैं, उसमें दो टाइप को आपको बताया गया सरल आवर्त गति में। और फिर हम लोग सरल आवर्त गति संबंधित कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किए थे, जिसमें आप लोग आयाम को देखें, आयाम क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कला क्या होती है। कला का आप लोगों ने अध्ययन किया, प्रारंभिक कला क्या होती है और उसको आप लोगों ने सीखा। थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि अगर हम कहें कि अगर कोई पिंड वृत्तीय पथ से गति कर रहा है कुछ इस तरीके से और यहाँ से गति कर रहा है, प्रारंभिक स्थिति उसकी यहाँ पे है और वो यहाँ से गति करना प्रारंभ कर रहा है, तो कुछ कोण वो चला होगा, जितना कोण वो चला होगा उसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक कला। यहाँ पे हम लोग प्रारंभिक कला को फाई से दिखा रहे हैं। तब अगर बात करें सरल आवर्त गति कर रहा है ये पिंड, ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो इसके लंब के पास की गति की बात की जाए तो लंब का पास की गति कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रारंभिक पॉइंट क्या है, तो जब फाई कोण से आगे चल रहा है, जब ये इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करेगा तो पहले कुछ विस्थापन हो चुका है, पहले कुछ विस्थापन हो चुका है। अगर ये विस्थापन को दिखाएं ए से प्लस ए, मान लीजिए त्रिज्या ए है, इधर दूरी प्लस ए, इधर दूरी माइनस ए, तो जब समय 0 था तो वो पहले ही कुछ दूरी ऊपर जा चुका है, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। इसका ग्राफ कुछ ऊपर से बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि वो 0 अंश से गति करना प्रारंभ नहीं कर रहा है, कुछ अंश पहले चल चुका है और उसके बाद से गति करना प्रारंभ कर रहा है। जैसे हम लोग सरल लोलक में करते क्या है, सरल लोलक में हम लोग भी ऐसा ही कुछ करते हैं। जब पिंड को गति कराते हैं, गोलक को गति कराते हैं, तो हम लोग बीच में से नहीं गति कराते, पहले उसको कुछ दूरी तक लेते आते हैं और फिर गति करना प्रारंभ करते हैं, ऐसे करके। तो इस अवस्था में ये कुछ पहले कुछ चल चुका होता है। यहाँ पे अपने माध्य स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन ए चल चुका है। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे आप लोग तो इसका ग्राफ प्लस ए से शुरू होगा। अगर एक इधर प्लस ए है, मान लेते हैं इधर अधिकतम विस्थापन प्लस ए है, इधर विस्थापन अधिकतम माइनस ए है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे। ठीक है, तो ये प्रारंभिक कला बताती है कि कोई भी कण किस दिशा में गति करने वाला है और कहाँ पे स्थित है। चलिए आज हम लोग सरल आवर्त गति से संबंधित कुछ समीकरणों को देखेंगे। कुछ समीकरण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विस्थापन क्या होता है। सरल आवर्त गति जब भी कोई पिंड करता है, गति करता है, तो उसका विस्थापन क्या होता है, और साथ ही साथ विस्थापन में अगर हम समय से भाग दें, जैसा कि आप लोग पीछे पढ़े होंगे, विस्थापन में अगर हम समय से भाग दें, टाइम से भाग दें, समय से भाग दें, तो ये बन जाता है वेग। और अगर हम वेग में समय से भाग दे दें, वेग में समय से भाग दे दें, तो ये बन जाता है त्वरण। और फिर अगर हम त्वरण में द्रव्यमान से गुणा कर दें, त्वरण गुणे द्रव्यमान कर दें, तो ये बन जाता है बल। और फिर यदि हम बल में विस्थापन से गुणा कर दें, बल में विस्थापन से गुणा कर दें, तो ये बन जाता है कार्य। और आप लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय में पढ़े हैं कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें होने वाली गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी हम शुरुआत करेंगे विस्थापन से, विस्थापन के बाद हम लोग सरल आवर्त गति में गति करते हुए कण का वेग निकालेंगे, फिर उसके वेग से उसका त्वरण निकालेंगे, और फिर त्वरण से बल निकालेंगे, बल से किया गया कार्य निकालेंगे, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की कितनी ऊर्जा उसके पास निहित होती है, कुल कितनी ऊर्जा होती है। आज हम लोग कुल इतना ही देखना है। चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग का हेडिंग रहेगा सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति करते पिंड की या पिंड का विस्थापन। एक एक करके इसको देखेंगे और एक ग्राफ भी बनाते चलेंगे हम लोग, उसको आप लोग अलग से बनाएंगे, पहले कर सकते हैं। सरल आवर्त गति करते पिंड का विस्थापन, कितना विस्थापन होता है उसका, उसके सूत्र क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। एक फिगर बना लिया हमने। मान लिया जाए कि कोई कण है, कोई पिंड है यम द्रव्यमान का, ये फिगर सबके लिए लागू होगा। कोई यम द्रव्यमान का पिंड है और ये
प्रारंभिक स्थिति से मतलब 0 अंक के कोण से 0 अंक के कोण से ये पहले कुछ फाई कोण पे स्थित है, यानी इसकी प्रारंभिक कला फाई है। चलिए अभी प्रारंभिक कला को भी चाहे तो ले सकते हैं, ले ही लेते हैं, ठीक है। चल, या फिर एक और फिगर बना सकते हैं, उसको भी रहने दीजिए, एक और फिगर बना लीजिए जिसमें प्रारंभिक कला को शुरू में नहीं लेते हैं, 0 अंक से गति करना प्रारंभ कराते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई कण यहाँ से गति करना प्रारंभ कर रहा है, ये y है, y अक्ष, y डैश, और ये x डैश है, ये यहाँ से गति करना प्रारंभ कर रहा है। तो इस स्थिति में 0 अंश के कोण से गति करना प्रारंभ कर रहा है, तो इस समय इसकी प्रारंभिक कला 0 है। और अगर वो यहाँ से गति करना प्रारंभ करेगा कुछ विस्थापन करके, कोणीय विस्थापन फाई करके, तो उसकी प्रारंभिक कला फाई होगी। पहले इससे देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये वाला जो कण है, यम द्रव्यमान का जो कण है, वो ओमेगा कोणीय वेग से गति करना प्रारंभ कर रहा है, वृत्तीय पथ पर गति करना प्रारंभ कर रहा है। तो उसके लंब का पाद, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि उसके लंब का पाद सरलावत गति करता है, ऐसे ऊपर नीचे गति करता है। चलिए मान लीजिए कि ये कण कुछ समय पश्चात, कुछ समय मान लेते हैं t समय पश्चात ये कण गति करते हुए यहाँ पहुंच गया, ये वाला कण गति करते हुए यहाँ पहुंच गया, और उस समय इसने कुछ कोणीय दूरी तय किया, मान लेते हैं वो कोणीय दूरी थीटा तय किया। m द्रव्यमान का कण था, ओमेगा कोणीय वेग से इस वृत्त पे गति कर रहा है, कुछ प्रारंभिक बिंदु से चल के t समय पश्चात ये थीटा कोण विस्थापित होकर इस बिंदु पर पहुंच गया। नाम लिखते चले बिंदु का, मान लेते हैं ये बिंदु x है, x पे था, और ये बिंदु p है, ये बिंदु p पे पहुंच गया t समय पश्चात। तो इसका लंब का पाद कहाँ पहुंचा होगा? तो आंसर है लंब का पाद इस बिंदु से इस व्यास पर लंब डाल दिया जाए तो लंब का पाद यहाँ पे हो गया, तो ये पहुंच गया q पर। तो यहाँ एक बात समझने वाली है कि t समय में x से ये कण p पे पहुंचा, और उतने ही t समय में लंब का पाद मूल बिंदु O से q पे पहुंचा। यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक जाने में लंब को पाद को भी लगा, यानी सरल गति करता हुआ जो पिंड है वो t समय में O से q पर गया, ठीक है। हमको मान लेते हैं कि ये y अक्ष पे y दूरी विस्थापित हुआ, ये जो पिंड है लंब का पाद है, t समय में y अक्ष पे y दूरी विस्थापित हुआ। तो इसी विस्थापन का हम लोग को समीकरण ज्ञात करना है कि इस विस्थापन का समीकरण क्या होगा। और आपको बताया गया है कि सरल गति एक प्रकार की आवर्ती गति होती है, और आवर्ती गति तभी होगी जब उसमें साइन या कॉस आएगा। तो चलिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। चलिए कुछ लिखते हैं, माना m द्रव्यमान का पिंड, m द्रव्यमान का पिंड वृत्तीय पथ पर ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है, गति करता है। यदि वह प्रारंभिक कला फाई बराबर, जो प्रारंभिक कला है फाई बराबर 0 अंश से गति प्रारंभ करके t समय पश्चात थीटा कोण विस्थापित होकर बिंदु P पर पहुंचता है, तब t समय पश्चात बिंदु P पर पहुंचता है, तब लंब का पाद, इस फिगर को भी मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए,
तब लंब का पाद मूल बिंदु से y विस्थापित होकर बिंदु Q पर पहुंचता है। ठीक है, y दूरी विस्थापित होकर बिंदु Q पर पहुंचा। जितने समय ये यहाँ से आ गया उतने समय में ये लंब का पाद y दूरी विस्थापित हो गया। इस वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल A है। इस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल A है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल A है। लिखा कहीं नहीं गया है? चलिए ठीक है। मानव वृत्त की त्रिज्या कैपिटल A है, लिख सकते हैं, लिख लेते हैं उसको भी। मानव वृत्त की त्रिज्या कैपिटल A है या स्मॉल a, स्मॉल a है। तब वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल a से माना गया। यदि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल a है तब क्या होगा? हमको इस y को निकालना है कि ये y असल में है कितना, y बराबर कितना है। तो उसके लिए पहले देखते हैं, हम यहाँ एक काम करते हैं कि इस P से x एक्सिस पर भी एक लंब डाल देते हैं, या फिर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं। यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे पे लंब होते हैं, 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने बिंदु P से Q पर यानी इस अक्ष पर हमने लंब डाला है, तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर है, और यहाँ पे एक तिर्यक रेखा इसको कट कर रही है। ऐसे तिर्यक रेखा कौन सी है? OP। इस तिर्यक रेखा इन दो समांतर रेखाओं को कट करेगी, और जब कट करेगी तो एकांतर अंतःकोण समान होते हैं, यानी यहाँ बनने वाला कोण यहाँ बनने वाले कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे बनने वाला कोण हो गया थीटा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इस थीटा के लिए देखा जाए, एक त्रिभुज अलग से आपको बना के दिखाएं, डेरिवेशन में एक त्रिभुज अलग से बना के दिखाएं। ये O है, ये P है, और यहाँ पे ये Q है, ये P है, और यहाँ पे O है। ये वाला कोण बन गया थीटा, ये दूरी है, ये विस्थापन है y, और ये OP, ध्यान से देखिएगा, ये OP कितना है? तो आंसर है केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाया गया है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या है। ये कौन सी है? वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या इसमें कितना माना गया है? स्मॉल a माना गया है, तो वृत्त की त्रिज्या स्मॉल a हुआ। हमको इस y को निकालना है और हमको पता है स्मॉल a। तो अगर इस थीटा के लिए देखा जाए, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, लंब डाला गया, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। इस थीटा के लिए देखा जाए तो ये हो गया कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये भुजा हो गई कर्ण। ये दो ही भुजा हमको पता है, तो दो भुजा जब लंब और कर्ण पता है तो त्रिकोणमिति में सूत्र लगेगा साइन थीटा वाला, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? इसलिए लिखेंगे त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। लंब यहाँ पे है y और कर्ण है a, तो हो जाएगा y बटा a यानी लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। ठीक है, अगर हमको विस्थापन y निकालना है तो y को एक तरफ रहने देते हैं, a को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा a साइन थीटा। ये एक सिंपल सा सूत्र आया सरल गति करते हुए पिंड का या लंब के पाद का यहाँ पे विस्थापन समीकरण कि y बराबर होता है a साइन थीटा। y बराबर होता है a साइन थीटा, जहाँ a है उस वृत्त के लिए देखा जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या, और अगर लंब के पाद की गति के लिए देखा जाए तो एक और अधिकतम विस्थापन। यानी a तो चेंज होगा नहीं, y जो है सीधे सीधे निर्भर करेगा साइन थीटा पे, और साइन थीटा हम लोग पढ़े हैं ज्यामिति में कि ये आवर्ती फलन होता है। अब जैसे जैसे थीटा का मान रखेंगे, जैसे अगर हमने थीटा बराबर 0 अंश रख दिया, साइन 0 अंश का मान 0, 0 गुणे a 0 हो जाएगा, यानी y बराबर 0। यानी जब यहाँ से गति करना प्रारंभ किया
उस समय लंब के पास का विस्थापन 0 था। जब हम रखेंगे साइन थीटा बराबर 90 अंश, साइन थीटा की वैल्यू 90 अंश रखेंगे तो साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, यानी y बराबर a गुणे 1 यानी a आएगा। यानी जब ये 90 अंश घूम के यहाँ पहुंचेगा तो लंब का पास यहाँ पहुंचेगा, एक और अधिकतम विस्थापन। यानी एक तरह से ये बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा सूत्र है सरल और गति करते हुए पिंड के विस्थापन का। y बराबर होता है a sin थीटा। अब इस थीटा में हम लोग देखते हैं, अब इस साइन थीटा में हम लोग देखते हैं ये जो थीटा है इसको किसी और तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं, और वो तरीका हम लोग पिछली कक्षा में वृत्तीय गति वाले चैप्टर में पढ़े हैं, कोणीय वेग का परिभाषा से। कोणीय वेग किसे कहते हैं तो उसमें बताया गया है कोणीय विस्थापन की समय परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन की समय परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। यानी कोई अगर पिंड वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो कितना कोण घुमा और कितने समय में घुमा, इन दोनों का अनुपात निकाल दिया जाए, इसे ही हम लोग कहते हैं कोणीय वेग। लिखेंगे कोणीय वेग के सूत्र से, कोणीय वेग बराबर होता है, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटा में समय अंतराल या समय, कोणीय विस्थापन बटा में समय। इधर देखिए यहां बताया गया है कि पिंड ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन। कितना कोणीय विस्थापन हुआ था, थीटा कोणीय विस्थापन हुआ था t समय में, तो यहाँ लिखेंगे कोणीय विस्थापन थीटा और बटे में t। इस जो हर में t आया है इसको दाहिनी तरफ भेज दिया जाए, बाएं तरफ सॉरी, तो ओमेगा इंटू टी बराबर हो जाएगा थीटा, या इसको हम सीधा करके लिख दें, या हम इसको अगर सीधा करके लिख दें तो थीटा बराबर होगा ओमेगा इंटू टी। एक रिलेशन निकल के आया कि कोणीय विस्थापन बराबर होता है कोणीय वेग गुणे समय। और यहाँ पे देखिए साइन के साथ थीटा आया हुआ है, इस थीटा को अगर हम चेंज कर दें ओमेगा इंटू टी के रूप में तो सरल आवत गति करते हुए कण का विस्थापन का सूत्र आ जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा इंटू टी, y बराबर a साइन ओमेगा इंटू टी। और ये है सरल आवत गति का सामान्य समीकरण, सरल आवत गति का सामान्य समीकरण जिसमें सरल गति करते हुए पिंड का विस्थापन अनुक्रमानुपाती होता है साइन ओमेगा टी के। ए तो कांस्टेंट होता है, जिस पद पे वो गति कर रहा है वो कांस्टेंट है, और y डिपेंड करता है ओमेगा पर भी और टी पर भी। यानी ओमेगा है कोणीय वेग, कितने वेग से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, और टी है कितने समय में गति कर रहा है, दोनों पे डिपेंड करता है ओमेगा इंटू टी वाई। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, y बराबर होता है a साइन ओमेगा इंटू टी। ये समीकरण तब आया है जब हम लोग कण को प्रारंभिक स्थिति यानी फाई बराबर प्रारंभिक कला से गति कराते हैं, फाई बराबर 0 से। अगर वो कुछ कोण पहले से गति कर रहा होता तो क्या करते हैं, तो आप लोग को बताया गया है कि यदि अगर सरल और गति करता हुआ पिंड कुछ के पास कुछ प्रारंभिक कला हो तो जितनी कला होती है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। कल के वीडियो में ये लास्ट में बिल्कुल बताया गया था कि जितनी कला होती है उसको जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए, लिखेंगे कि माना यदि माना प्रारंभिक कला फाई हो, तब यदि प्रारंभिक कला फाई हो तब यही जो समीकरण है इसमें थीटा के साथ उस दिए गए कोण को जोड़ लेंगे, तब y बराबर हो जाएगा a साइन थीटा प्लस फाई, जहां फाई है प्रारंभिक कला। सिंपल सा समीकरण। लेकिन अगर इसी में हम थीटा की वैल्यू फिर से रख दें ओमेगा इंटू टी को, थीटा की वैल्यू हम लोग फिर से रख दें ओमेगा इंटू टी को, तो y बराबर हो जाएगा a साइन ओमेगा इंटू टी प्लस फाइव। y बराबर हो गया a साइन ओमेगा इंटू टी प्लस फाइव। ये सबसे इंपॉर्टेंट समीकरण है। इस समीकरण को हम लोग कहते हैं सरल आवत गति का विस्थापन का व्यापक समीकरण। यह सिंपल हार्मोनिक मोशन में एसएचएम में विस्थापन का
विस्थापन का व्यापक समीकरण है, व्यापक समीकरण है। ठीक, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया नोट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सरल गति का विस्थापन समीकरण है। अब इसे हम जरा एक चार्ट बना के समझने की कोशिश करते हैं, और ये चार्ट 3-4 सूत्रों के साथ एक साथ चलेगा। ध्यान से देखिएगा इसको। कुछ कोड भी बनाया जाएगा। देखते हैं, यहां ले लेते हैं हम लोग थीटा। इस लाइन के लिए हम लोग ले लेते हैं थीटा, और थीटा के लिए लिखते हैं 0 अंश। कण प्रारंभिक स्थिति 0 अंश से गति करना प्रारंभ करें। 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश और फिर से 360 अंश। ठीक है, 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश और 360 अंश। अगर इसको समय के साथ दिखाएं, समय आप लोग पढ़े थे, टोटल चक्कर लगाने में उसको कैपिटल टी हो जाता है, आधा चक्कर लगाने में t/2 होता है, 1/4 चक्कर लगाने में t/4 होता है, और जब समय शुरू नहीं होता है उस समय 0 सेकेंड होता है, और 3/4 समय लगाने में 3t/4 समय होता है। उसको इस समय में बात करते हैं, एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विस्थापन को, जो अभी सूत्र में हम लोग निकाला है कि y कितना आएगा। इस स्थिति में ये जो ग्राफ बना रहे हैं, ये जो चार्ट बना रहे हैं, ये तब के लिए है जब कण का प्रारंभिक कला शून्य है, तब के लिए। यानी ये समीकरण हम लोग के पास है y बराबर a sin थीटा। थीटा के लिए देखें तो a sin थीटा। अभी ओमेगा टी के लिए भी देखेंगे, पहले थीटा के लिए, या फिर चलिए इसको ओमेगा टी के रूप में भी देख लेते हैं। y बराबर a sin ओमेगा टी। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है, आप लोग कोणीय वेग का सूत्र पढ़े होंगे कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटा में कैपिटल टी। इस सूत्र को देखिए, 2 पाई मतलब एक चक्कर, जब भी कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो एक चक्कर कंप्लीट करने में 360 अंश घूमता है, और कैपिटल टी समय लेता है, एक आवर्त काल लेता है। तो कुल कोणीय विस्थापन बटे कुल समय को कोणीय वेग कहते हैं। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटे में टी। यहाँ चाहे तो हम रख भी सकते हैं, तो ये सूत्र फिर से निकल के हो जाएगा y बराबर a sin 2 पाई बटा में कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ये भी एक इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब दोनों को एक साथ देखते हैं। चलिए, हमने कहा कि जब थीटा बराबर 0 अंश है, यानी जब समय 0 है, तो पहले थीटा के लिए देखते हैं। जब थीटा बराबर 0 रखेंगे, साइन 0 अंश का मान 0, और 0 में a से गुणा होगा तो 0, तो y बराबर हो जाएगा 0। यानी कण यहाँ मिलेगा y बराबर 0 पे, यहाँ पे हो गया y का मान 0। ठीक है, y का मान 0 हो गया। अगर समय को रखेंगे t बराबर 0, यहाँ पे रखेंगे t बराबर 0, तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा हो टोटल 0 हो जाएगा। फिर से साइन 0 अंश का मान 0, यानी y बराबर फिर से कितना मिलेगा 0, तो यही मिलेगा हम लोग को 0 ही। आगे चलते हैं, थीटा बराबर 90 अंश रखा जाए। थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे, साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 1a, यानी y का मान मिलेगा हम लोग को a। प्लस a के रूप में लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, y का मान मिलेगा प्लस a। यहाँ रखेंगे t बराबर 90 अंश के लिए t बराबर होता है t/4। यहाँ अगर हम t/4 रखेंगे तो 2 पाई बटा में t में गुणा होगा t/4 से, कैपिटल टी से कैपिटल टी, आवर्त काल कट जाएगा और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो पाई/2 मिलेगा, और पाई/2 90 अंश होता है। फिर से पाई/2 कितना होता है 90 अंश, साइन 90 अंश का फिर से 1 आ जाएगा, तो a में 1 से गुणा होगा तो फिर से हमको a ही मिलेगा, प्लस a मिलेगा। वापस चलते हैं, अगर हम लोग 180 अंश रखेंगे तो साइन 180 अंश का मान 0, तो 0 में a से गुणा होगा तो 0, यानी y बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ भी रखेंगे t बराबर
t/2, यहाँ t/2 रखेंगे तो कैपिटल टी से कैपिटल टी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई बचेगा, साइन पाई मतलब साइन एक्सोसियंस फिर से 0 हो जाएगा। 270 अंश रखेंगे तो 270 अंश का मान साइन 90 अंश, साइन एक्सोसियंस प्लस 90 अंश से तोड़ सकते हैं 270 अंश को, 180 से साइन साइन में ही रहेगा, तीसरी चतुर्थांश में जाएगा इसलिए माइनस में हो जाएगा, साइन 90 अंश का मान फिर से एक आ जाएगा, लेकिन तीसरी में गया इसलिए -1 होगा और -1 में -a से गुणा होगा तो -a हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब 270 अंश होता है 3t/4 होता है तो ये वैल्यू -a होती है। यहां भी रखेंगे 3t/4 तो t से t कट जाएगा, 2π/4 आएगा, फिर 2 से यहाँ पे इसको रख के एक बार देख लेते हैं, 2π में कैपिटल T इंटू 3t/4, t से t कट गया, 2 से इसको काट दिए तो 3/2 पाई आ जाएगा, 3/2 पाई, पाई का मान 180 अंश रखेंगे 90, 90 में 3 से गुणा करें 270 अंश, फिर से 270 अंश आ जाएगा और वैल्यू -a हो जाएगी, यानी 0 + a 0 -a और 360 अंश पे फिर से वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 360 अंश पे फिर से वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ, ये चार्ट बन गया है, इस चार्ट को आप लोग लिख लीजिएगा। अभी नीचे भी जगह छोड़ा गया है जिसमें हम लोग वेग को देखेंगे, त्वरण को देखेंगे, बल को देखेंगे, ऊर्जा को देखेंगे, कार्य को देखेंगे, सब कुछ देखेंगे एक चार्ट बना के। तो यहाँ पे ये आपको ये याद रखना है कि 0 अंश पे y की वैल्यू कितनी होती है, 90 अंश पे y की वैल्यू कितनी होती है, और ये तब के लिए है जब प्रारंभिक कला कितनी है, शून्य माना गया है। ठीक है, चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक विस्थापन पे कुछ क्वेश्चन देखा जाए। उस चार्ट को बना लीजिएगा आप लोग, नीचे के लिए भी जगह छोड़ दीजिएगा। त्वरण निकालेंगे, वेग निकालेंगे, बल निकालेंगे, कार्य निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा एक क्वेश्चन रहेगा और उसमें आपको बताना रहेगा अलग अलग टर्म के बारे में कि क्या क्या है अलग अलग टर्म। तो इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, किताब में है। एक सरल आवर्त गति, एक सरल आवर्त गति निम्न समीकरण से, एक सरल आवर्त गति निम्न समीकरण से प्रदर्शित है। एक सरल आवर्त गति निम्न समीकरण से प्रदर्शित है। वो समीकरण लिखा गया है फाई बराबर 10 sin 20 इंटू टी प्लस 0.5 लिखा गया है ऐसे। जहां विस्थापन मीटर में है, जहां कह रहा है जहां विस्थापन मीटर में, समय सेकंड में है, समय सेकंड में है, समय सेकंड में है। आपसे पूछा जा रहा है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, कई सारी मानों को पूछा जा रहा है। आयाम, कोणीय आवृत्ति, आयाम, सेकंड कोणीय आवृत्ति। याद रखिए कोणीय आवृत्ति को, कोणीय आवृत्ति को कोणीय वेग भी कहते हैं। आयाम, कोणीय आवृत्ति। अगला है आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति को कोणीय वेग भी कहते हैं। कोणीय आवृत्ति, आवृत्ति, आवर्तकाल, आवर्तकाल तथा आवर्तकाल तथा प्रारंभिक कला, प्रारंभिक कला। इतना सब हमको निकालना है। आयाम बताना है, आवृत्ति बताना है, कोणीय आवृत्ति बताना है, आवर्तकाल बताना है और प्रारंभिक कला बताना है। तो जब भी कोई समीकरण आए तो इसकी हम लोग का जो मानक समीकरण होता है, जहाँ पे तो व्यापक समीकरण जो है उससे इसकी तुलना करेंगे सबसे पहले। तो हम लोग लिखेंगे, सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लिखेंगे सरल और गति का व्यापक समीकरण क्या है?
तो लिखेंगे व्यापक समीकरण y बराबर, जी बताइए, y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाई होता है। y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाई है, जहां y विस्थापन होता है, a आयाम होता है, एक माध्य स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओमेगा कोणीय वेग होता है, कितना कोणीय वेग से वो गति कर रहा है, t लगा समय होता है और फाई प्रारंभिक कला होती है। से तुलना करने पर, ये समीकरण से तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए और सारी वैल्यू आपके सामने हो जाएगी। चलिए तुलना करते हैं, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे आप लोग। तुलना करते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है, आयाम। यहाँ आयाम क्या होता है, a। ये समीकरण बिल्कुल इसी रूप में है, यहाँ y है, यहाँ साइन है, यहाँ t है, देखिए, और प्लस के साथ जो भी फाई या कोण जो भी लिखा है। यहाँ a आयाम होता है और यहाँ पे a कितना है, 10, इसलिए लिखेंगे फर्स्ट आयाम कितना है आपका, तो आयाम बराबर हो जाएगा, आयाम को अगर a से लिखा है तो a बराबर होगा 10, और लिखा गया है आयाम मीटर से विस्थापन होता है और विस्थापन किसमें है, मीटर में, क्या लिख देंगे 10 मीटर। फिजिक्स में हमेशा मात्रक पे जरूर ध्यान देंगे। आयाम हो गया 10 मीटर। आगे सेकंड चलते हैं हम लोग। सेकंड कह रहा है कोणीय आवृत्ति ज्ञात करना है। कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति को कोणीय वेग भी कहते हैं और ये होता है ओमेगा। कोणीय आवृत्ति को हम लोग कोणीय वेग भी से भी प्रदर्शित करते हैं और ये ओमेगा होता है। तो यहाँ पे ओमेगा साइन हमेशा समय के साथ होगा, टी के साथ होगा। यहाँ पे ओमेगा टी और यहाँ पे टी है और टी के साथ क्या है 20, तो इसलिए ओमेगा बराबर हो जाएगा 20। और कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर 20 रेडियन प्रति सेकंड। 20 रेडियन प्रति सेकंड। थर्ड आपसे पूछ रहा है आवृत्ति कितनी है। तो इसको पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको कैसे निकालेंगे, चलिए समीकरण को मिटाते हैं। 2 निकाल लिया हमने। आवर्तकाल निकालना है, आवृत्ति निकालना है और आवर्तकाल निकालना है और प्रारंभिक कला निकालना है। ठीक है, चलिए थर्ड और फोर्थ बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। आवृत्ति निकल जाएगी तो आवर्तकाल निकल जाएगा, आवर्तकाल निकल जाएगा तो आवृत्ति निकल जाएगी। और इसके लिए हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है कि T बराबर होता है कैपिटल T, या फिर ऐसे ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटा में कैपिटल T। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटा में कैपिटल T, या फिर 2 पाई n, क्योंकि 1/t n होता है। तो देखिए यहाँ पे ओमेगा हम लोग को पता है क्या, और हम लोगों ने निकाला है ओमेगा कितना है 20। तो अगर हमने ओमेगा बराबर अगर 2 पाई n लिख दिया और 2 पाई को इधर दे देंगे तो आवृत्ति मिल जाएगी। इस वाले अगर कैपिटल T के रूप में तुलना कर देंगे तो वहां से आवर्तकाल मिल जाएगा। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ओमेगा बराबर होता है कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा समय। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटे में t और 1/t n होता है, तो 2 पाई n होता है ओमेगा बराबर। चलिए तो थर्ड निकालते हैं, आवृत्ति आवर्तकाल। थर्ड हम लोग को निकालना है आवृत्ति। तो आवृत्ति को अगर n से दिखा है तो n बराबर होगा 2 पाई को इधर भेज देंगे तो ओमेगा अपन 2 पाई, ओमेगा अपन 2 पाई, और ओमेगा कितना 20 यहाँ निकाला गया है, तो 20 बटा में 2 पाई, 2 से 10 कट जाएगा, 20 कट जाएगा 10 बार में, तो 10/पाई, या फिर आप चाहें तो आगे और सॉल्व कर सकते हैं, हम तो यही छोड़ देंगे। तो 10/पाई मात्रक बोल सकते हैं आप लोग हर्ट्ज, 10/पाई हर्ट्ज हो गया। ठीक है, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ हम लोग का है आवर्तकाल, चौथा है आवर्तकाल। आवर्तकाल को कैपिटल T से दिखाते हैं, और कैपिटल T आप लोगों ने पीछे पढ़ा है कि आवृत्ति का उल्टा होता है, यानी सीधे आप आंसर लिख देंगे पाई बटा में 10, इसी का उल्टा कर देंगे आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ से अगर सॉल्व करना चाहें तो कैपिटल T बराबर पूछा है तो ओमेगा को इधर भेज देंगे, तो 2 पाई बटा में ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 20, तो 2 बटा में 20,
10 आ जाएगा, यानी पाई/10 आ जाएगा। तो आवर्तकाल हम सीधे लिख देते हैं पाई/10, मात्रक हो जाएगा सेकेंड, मात्रक हो जाएगा सेकेंड। अब पाई की वैल्यू अगर यहाँ पे चाहे 3.14 रख दें और 10 से भाग दें तो 0.314 इसका वास्तविक आंसर आ जाएगा। ठीक है। और सबसे लास्ट में पूछा गया था प्रारंभिक कला, नंबर 5 पे पूछा गया था कि इसकी प्रारंभिक कला कितनी होती है। प्रारंभिक कला, प्रारंभिक कला, प्रारंभिक कला को फाई से दिखाते हैं और ये हमेशा कोण के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे कोण के साथ जुड़ा हुआ है, ये ओमेगा टी थीटा के बराबर, पीछे हम लोग देख चुके हैं, ये कोण है और इसके साथ ये जुड़ा होता है, जितना जुड़ा होता है वही आपका प्रारंभिक कला होता है। तो यहाँ पे फाई बराबर हो जाएगा 0.5 और कला, प्रारंभिक कला कोण होता है एक तरह से, इसका मान हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन, तो हो जाएगा 0.5 रेडियन। तो इतना आंसर हो गया। क्वेश्चन हमारा लग गया कि अगर कोई सरल और गति करते कण का समीकरण इस तरह से दिया है तो इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, आयाम निकाल सकते हैं, कोणीय वेग निकाल सकते हैं, और अगर कोणीय वेग मिल गया तो हम लोग कोणीय आवृत्ति निकाल सकते हैं, आवर्तकाल निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ अगर प्लस के साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो वहां से हम लोग प्रारंभिक कला निकाल सकते हैं। अगर प्लस के साथ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो वहां पे प्रारंभिक कला शून्य हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखेंगे सरल और गति करते पिंड के वेग का समीकरण, सरल और गति करते हुए पिंड के वेग का समीकरण। वीडियो स्टॉप करके इसको नोट कर लीजिएगा। सरल और गति करते पिंड के वेग का समीकरण। एसएचएम में सरल और गति में वेग का समीकरण, वेग का समीकरण। और वेग कब निकलता है, वेग का सूत्र जानते हैं, विस्थापन बटा में समय, यानी विस्थापन हम लोगों ने पीछे निकाला है, उसी में समय से भाग दें तो वेग का समीकरण हो जाएगा। लेकिन कक्षा 11 में हम लोग थोड़ा अवकलन समाकलन भी पढ़ते हैं, कक्षा 11 में हम लोग अवकलन समाकलन भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे आप लोग। यहाँ पे हम लोग वेग का समीकरण अवकलन विधि द्वारा निकालेंगे, और वो कुछ ऐसा होता है कि वेग बराबर होता है, अगर वेग को भी से लिखा है, यहाँ लिख देते हैं कि माना वेग भी है, वेग भी है, तब अगर वेग भी है, भी वेग से ऐसे ऐसे गति कर रहा है, वेग भी है, तब भी बराबर होगा dy बटा में dt, यानी विस्थापन का समय के साथ अवकलन कर दिया जाए तो ये वेग मिलता है। ये सूत्र होता है, वेग बराबर होता है dy अपन dt, यानी विस्थापन का समय के साथ अवकलन। ठीक है, v बराबर सॉल्व करते हैं, या v बराबर d अपन dt, और y हम लोगों ने पीछे निकाला है a sin ओमेगा t। साधारण वाले सूत्र से चलेंगे, y बराबर होता है a sin ओमेगा t, फाई को भी नहीं लेते हैं, y बराबर होता है a sin ओमेगा t, यहाँ रख दिया हमने। अवकलन करते हैं तो जो कांस्टेंट मान होते हैं, जैसे a जिस वृत्त पे वो गति कर रहा है वो त्रिज्या घटेगी बढ़ेगी नहीं, वो तो कांस्टेंट होता है, तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल जाता है। और उसके बाद साइन का अवकलन हम जानते हैं, साइन का अवकलन कॉस होता है, और यहाँ पे दो अवकलन के रूप में, एक बार साइन का अवकलन करेंगे और एक बार ओमेगा टी का अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करते हैं आप लोग, तो y बराबर हो जाएगा, सॉरी v बराबर हो जाएगा, a तो बाहर निकल जाएगा, साइन का अवकलन cos हो जाएगा, उसके साथ पूरा कोण लिख लीजिए ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा टी का एक बार अवकलन करेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट होता है, जितने कोणीय वेग से चक्कर लगाया वो कांस्टेंट होता है, और dt अपन dt यानी t का t के साथ अवकलन 1 होता है, तो इनटू हमको केवल मिलेगा ओमेगा। तो यहाँ पे हो गया v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t, ये हमारा सूत्र आ गया, v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t, v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t। अगर इसी में अगर प्रारंभिक कला फाई होती तो यहाँ पे ओमेगा t के साथ क्या जुड़ जाता, फाई जुड़ जाता, तो v बराबर हो गया a ओमेगा cos ओमेगा t। अब इस cos को अगर हम साइन के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो एक सूत्र हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये ओमेगा टी एक तरफ से थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर होगा, आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बराबर 1। तो अगर हमको कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा का सूत्र होता है
करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को 10 दे देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम लोग चाहें साइन के रूप में कन्वर्ट करना, क्योंकि हम लोग जो भी सूत्र पढ़ रहे हैं जैसे y बराबर a sin ओमेगा t पढ़े उसमें साइन आया, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जहां जहां कॉस आ रहा है उसको फिर से साइन में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो अगर हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ये हो जाएगा v बराबर a ओमेगा और रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब एक काम करते हैं, इस a को अंदर भेज दें तो a बाहर a के रूप में अंदर जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा और दोनों में गुणा होगा, ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इधर लिख देते हैं तो हो जाएगा v बराबर a को अंदर भेज दिया हमने तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और यहाँ पे देखिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब a साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर है, और हम लोग ये सूत्र पढ़े हैं कि y जो होता है a साइन ओमेगा टी होता है, y जो होता है a साइन ओमेगा टी होता है। तो इस a साइन ओमेगा टी की जगह हम y रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा सूत्र निकल के आएगा v बराबर ओमेगा करड़ी में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये भी एक इम्पोर्टेंट सूत्र है कि वेग बराबर होता है सरल गति करते पिंड के वेग का समीकरण होता है v बराबर ओमेगा करड़ी में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओमेगा कोणीय वेग, a अधिकतम विस्थापन जिसको आयाम कहते हैं, और y t समय पर कितना विस्थापित हुआ उसका समीकरण वो प्रदर्शित करता है y। या फिर एक सूत्र यहाँ भी है v बराबर a cos ओमेगा t इंटू ओमेगा, जिसको हमने लिखा है कि v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t। तो दो सूत्र निकल के सामने आए सरल गति में वेग का समीकरण के, दो सूत्र निकल के सामने आए a ओमेगा cos ओमेगा t और दूसरा निकल के आया ओमेगा करड़ी में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो इसको भी कहीं अलग से नोट कर लीजिएगा जैसे पीछे नोट किए हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे वेग कितना होता है, v को देखेंगे अलग अलग थीटा पे, आप लोग t पे कन्वर्ट कर लीजिएगा, हम सीधे सीधे थीटा बताते हैं, ठीक है। या फिर चाहे तो उसमें भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं थीटा बराबर 0, थीटा बराबर ओमेगा टी, एक तरह से थीटा होता है, यहाँ पे याद रखिएगा ओमेगा टी बराबर थीटा होता है। तो अगर हम थीटा बराबर 0 अंश रखेंगे तो cos 0 अंश का मान 1 होता है, cos 0 अंश का मान 1 होगा तो 1 में a ओमेगा से गुणा होगा तो a ओमेगा आएगा, यानी जब थीटा 0 अंश है उस समय v बराबर होगा a ओमेगा। t के रूप में देखें, अगर t 0 अंश रखेंगे तो फिर से t 0 अंश का मान यहाँ पे cos 0 अंश हो जाएगा, cos 0 अंश का मान a ओमेगा होगा। और साथ ही साथ अगर हम y बराबर 0 रखें इस सूत्र में, y बराबर 0 रखें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, केवल a स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर करड़ी से बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा और फिर से हमको मिलेगा a ओमेगा। यानी वेग जब 0 होता है, समय 0 अंश, कोण 0 अंश या विस्थापन 0 अंश, उस समय वेग a ओमेगा होता है। आगे देखते हैं, चलिए इसी पे देखते हैं। जब विस्थापन प्लस a हो, यहाँ पे रख देंगे, जब विस्थापन प्लस a है तो प्लस a का स्क्वायर प्लस a होगा, a स्क्वायर होगा और a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो 0। देखिए v बराबर ओमेगा करड़ी में a स्क्वायर माइनस y की जगह हम लोग प्लस a रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा और 0 में ओमेगा से गुणा हो तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो गया 0। उसके बाद जब हम 0 रखेंगे तो फिर से a ओमेगा मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग माइनस a रखेंगे, यहाँ थोड़ा समझने वाली है, जब हम लोग माइनस a रखेंगे तो माइनस a का स्क्वायर भी प्लस a स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे फिर से a स्क्वायर मिल जाएगा, तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा 0, शून्य हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा फिर से 0, फिर से 0। और लास्ट में जब हम लोग फिर से 0 रखेंगे तो फिर से ओमेगा इंटू a मिलेगा, ओमेगा इंटू a मिलेगा या a ओमेगा मिलेगा। चलिए सीधा करके लिखते हैं a ओमेगा। अब ये कुछ बताता है, ये जो हमने निकाला ये कुछ बता रहा है, और वो क्या बता रहा है इसको नोट कर लीजिएगा, समीकरण को निकाले हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए ये बता क्या रहा है, ये समीकरण बता क्या रहा है। ये समीकरण बता रहा है कि जब सरल और गति करता है सरल लोलक, ऐसे सरल लोलक है,
गति कर रहा है, एक बार इधर जाएगा और दूसरी बार इधर जाएगा। मान लेते इधर प्लस ए है और इधर माइनस ए है, ठीक है। देखिए जब वो माध्य स्थिति में रहता है, यानी जब उसका विस्थापन शून्य होता है, जब वो यहाँ होता है, जब विस्थापन शून्य होता है, उस समय कण का वेग ए ओमेगा है, अधिकतम है, ए ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद जब वो एक और अधिकतम विस्थापन होता है यानी प्लस ए की तरफ जाता है, तो उसका वेग घट के शून्य हो जाता है, वापस पहुंचेगा। विस्थापन जब शून्य होगा तो उसका वेग ए ओमेगा हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ जाएगा माइनस ए की तरफ, तब भी उसका विस्थापन, जब दूसरी तरफ जाएगा माइनस ए की तरफ, तो उसका विस्थापन माइनस ए दूसरी तरफ गया तो उसका वेग शून्य हो जाएगा, यानी फिर से जीरो हो जाएगा। और जब वो वापस आएगा विस्थापन उसका शून्य होगा तो फिर से वेग ए ओमेगा हो जाएगा। यानी जब वो माध्य स्थिति में रहता है तो उस समय उसका विस्थापन अधिकतम होता है, और कितना होता है, ए ओमेगा ए ओमेगा ए ओमेगा। और वो जब अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होता है, एक और अधिकतम विस्थापन पर होता है, चाहे वो प्लस ए पर हो चाहे वो माइनस ए पर हो, तब उसका वेग शून्य हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सरल आवर्त गति करते हुए पिंड के अधिकतम वेग का सूत्र क्या होता है, तो आप लिखेंगे सरल आवर्त गति करते पिंड के वेग का सूत्र v मैक्सिमम कभी भी कितना होगा, तो आंसर है v मैक्सिमम होगा ए ओमेगा। और पूछा जाए कि वेग का मिनिमम सूत्र कितना होगा, v मिनिमम कितना होगा, तो निकल के आया v मिनिमम होगा 0। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि अधिकतम वेग का सूत्र होता है a इंटू ओमेगा और मिनिमम वेग का सूत्र होता है 0। और वैसे वेग का सूत्र होता है v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं या फिर सूत्र लिख सकते हैं v बराबर ओमेगा करड़ी में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र, इस सूत्र का प्रयोग तब करेंगे हम लोग जब कोणीय वेग दिया हो, समय दिया हो और आयाम दिया हो। इस सूत्र का प्रयोग तब करेंगे जब हम लोग को समय न दिया हो, कोणीय वेग दिया हो, विस्थापन दिया हो और आयाम दिया हो, तब हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। नोट कर लीजिए इसको भी, v मैक्सिमम कब होता है और v मिनिमम कब होता है। आगे चलते हम लोग कोणीय वेग में त्वरण का सूत्र देखते हैं। कोणीय वेग में त्वरण का सूत्र देखते हैं कितना होता है। तो त्वरण के लिए आप लोग को बताया गया है कि फिर से अवकलन कर देंगे समय का, या समय से भाग देंगे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। फिर से समय से भाग दे देंगे तो त्वरण मिल जाएगा। तो लिखेंगे एसएचएम में यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सरल आवर्त गति में सिंपल हार्मोनिक मोशन में त्वरण। तो यहाँ पे मान लेते हैं हेडिंग है, माना सिंपल हार्मोनिक मोशन में माना त्वरण ए है, तो त्वरण को निकालने का तरीका होता है कि वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल। त्वरण ए है तब, अब यहाँ पे देखिए आयाम को भी हमने कैपिटल ए से माना है और त्वरण को भी आयाम को स्मॉल ए से माने हैं और त्वरण भी स्मॉल ए से आ रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे। त्वरण को यहाँ पे कैपिटल ए से दिखा देते हैं, क्या करें, त्वरण को यहाँ पे कैपिटल ए से दिखा देते हैं क्योंकि हमने आयाम को स्मॉल ए से मान दिया है, तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चलिए माना त्वरण कैपिटल ए है, तब त्वरण का सूत्र होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे में समय अंतराल। हम लोग कक्षा 9 में पढ़े हैं डेल्टा वी बटा में डेल्टा टी, लेकिन जब 11 में जाएंगे तो यही सूत्र बदल जाता है। त्वरण बराबर होता है dv अपन dt, यानी वेग का अगर हम लोग समय के साथ अवकलन कर दें तो हमारा त्वरण मिल जाता है, ठीक है। तो a बराबर होता है dv अपन dt, इसलिए त्वरण बराबर हो जाएगा d अपन dt। और यहाँ पे अवकलन में वेग का वह सूत्र रखेंगे जिसमें समय आता हो, और यहाँ पे देखिए ऊपर वाले सूत्र में समय नहीं आता है और नीचे वाले सूत्र में समय आता है, इसलिए हम लोग नीचे वाला सूत्र रखेंगे a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो वेग बराबर होता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर से बता दिया आपको, a कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, एक मान फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है, ओमेगा भी चेंज नहीं होता है। तो ये दोनों चूंकि नियत है इसलिए बाहर निकल जाएंगे और कॉस का अवकलन करेंगे। कॉस का अवकलन आप लोगों को पता होगा माइनस साइन होता है, तो एक बार इसका अवकलन होगा और फिर ओमेगा टी का अवकलन होगा। तो चलिए करते हैं। तो त्वरण बराबर हो जाएगा a बराबर a ओमेगा बाहर निकल गया, कॉस का अवकलन माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस शुरू में लगा दिया माइनस साइन
ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और डी टी अपन डी टी यानी टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 मिलेगा, तो 1 लिखते नहीं है। चलिए, तो यहाँ त्वरण ए बराबर हो गया, त्वरण को अगर ए से लिखा है कैपिटल ए से, तो ए बराबर हो गया माइनस ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा गुणे ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया, और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये आ गया त्वरण का सूत्र कि जब भी सरल गति करता हुआ कोई पिंड होता है तो उसके त्वरण का सूत्र होता है माइनस ए स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे ये माइनस चिन्ह आया है, ये चिन्ह बताता है कि जैसे जैसे विस्थापन होगा, जैसे जैसे विस्थापन होगा तो विस्थापन के विपरीत दिशा में त्वरण कार्य करता है। ये माइनस यही बता रहा है कि विस्थापन के समय विपरीत दिशा में त्वरण कार्य कर रहा है। या फिर इस सूत्र को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ देखिए ए साइन ओमेगा टी, ए है और ये साइन ओमेगा टी, तो हम लोग पीछे पढ़े हैं कि y बराबर होता है ए साइन ओमेगा टी, यानी a इंटू साइन ओमेगा टी को हम लोग y भी लिख सकते हैं, a इंटू साइन ओमेगा टी को हम लोग y भी लिख सकते हैं। तो हमारा सूत्र निकल के आ जाएगा, हमारा सूत्र निकल के आ जाएगा कि त्वरण कैपिटल A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। क्यों? क्योंकि a साइन ओमेगा टी किसके बराबर होता है? y के, और यहाँ पे चूंकि कोणीय वेग नियतांक होता है वो चेंज नहीं होता है, जितने रेडियन प्रति सेकंड के वेग से वो चक्कर लगा रहा है उतने ही से चक्कर लगाएगा, इसलिए अगर ये नियतांक है तो हम लोग लिख सकते हैं, यदि ऐसे लिखते हैं चूंकि ओमेगा कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है, नियत होता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि त्वरण कैपिटल ए अनुक्रमानुपाती होता है माइनस वाई के। यानी ये सूत्र बताता है कि सरल गति करते हुए पिंड का त्वरण, सरल गति करते हुए पिंड का त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है किंतु विपरीत दिशा में होता है। माइनस चिन्ह ये बताता है कि विस्थापन के अनुक्रमानुपाती किंतु विपरीत दिशा में होता है, और यही सरल गति के लिए एक कंडीशन है, शर्त है कि कोई भी पिंड सरल गति तभी करेगा जब ये आएगा ए यानी त्वरण अनुक्रमानुपाती होता है, त्वरण अनुक्रमानुपाती होगा माइनस विस्थापन के। काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है, नोट कर लीजिएगा। त्वरण अनुक्रमानुपाती होता है माइनस विस्थापन के, उस समय कण की गति या पिंड की गति सरल गति होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और फिर से हम लोग इस चार्ट को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। चार्ट को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, वाई यहाँ पे रखे, टी यहाँ पे रखे, या फिर ओमेगा टी को अगर थीटा माने तो थीटा का मान वहां पे रखें, कुछ भी रखें, सब एक ही चीज है। हम लोग वाई पे देखते हैं क्योंकि वाई यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा। तो इस बार हम लोग निकालना है कैपिटल ई जो कि है त्वरण, कैपिटल ए निकालना है, कितना होगा देखिए। जब y बराबर 0 यानी प्रारंभ में जब y बराबर 0 तो 0 गुणे ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया 0, यानी a की वैल्यू निकल के आ गई 0। जब y बराबर प्लस ए, y बराबर प्लस ए रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू प्लस ए हो जाएगी, और प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, तो जब प्लस ए होगा उस समय ये हो जाएगा माइनस ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर। जब फिर से y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 गुणे वाई ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो त्वरण 0 हो जाएगा, त्वरण 0 हो जाएगा। और जब माइनस ए रखेंगे तो माइनस ए गुणे प्लस, माइनस ए गुणे माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू प्लस में मिलेगी, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। और इसके अपोजिट फिर से आखिरी में जब y बराबर 0 रखेंगे तो फिर से वैल्यू 0, यानी त्वरण भी 0 हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि त्वरण की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे देखिए ए ओमेगा स्क्वायर, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, मैक्सिमम वैल्यू है, और त्वरण की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है तो 0 होती है। इसको भी चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि त्वरण की मैक्सिमम वैल्यू होती है ए मैक्सिमम, यानी त्वरण का मैक्सिमम मान होता है ए ओमेगा स्क्वायर, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, और त्वरण का मिनिमम मान होता है 0। और अगली चीज, ये दोनों मान कहाँ हो रहे हैं, ये दोनों मान कहाँ हो रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है। तो एक सिंपल सा बनाते हैं सरल लोलक और चेक करते हैं। ऐसे देखिएगा, ये होता है y बराबर 0,
ये होता है y बराबर 0। तो जब y बराबर 0 है, देखिएगा जब y बराबर 0 है उस समय a बराबर भी 0 है, त्वरण शून्य है, यानी सरल गति करता हुआ पिंड अगर सरल गति कर रहा है तो माध्य स्थिति में त्वरण शून्य होता है। और ये माध्य स्थिति 3 जगह मिली है, 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0, तो फिर त्वरण शून्य हो गया, त्वरण शून्य हो गया, त्वरण शून्य हो गया, यानी सरल गति करता हुआ जब पिंड होता है, गति करता है, तो माध्य स्थिति में कोई भी त्वरण कार्य नहीं करता है। और आप लोग पढ़े होंगे कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, आगे अभी आएगा, आगे अभी आएगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो जब त्वरण शून्य है तो बल भी कितना होगा, शून्य, यानी माध्य स्थिति में कोई बल लगता भी नहीं है। आगे देखते हैं कि जब एक और अधिकतम विस्थापन प्लस ए हो रहा है, इस दिशा में अधिकतम विस्थापन प्लस ए हो रहा है, तो जब प्लस ए विस्थापन हो रहा है उस समय त्वरण हो रहा है ए ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम हो रहा है। और जब विस्थापन दूसरी ओर हो रहा है माइनस ए, तो वहां भी विस्थापन त्वरण होता है ए ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम होता है, यानी दोनों तरफ अगर कण माध्य स्थिति में दोनों तरफ या एक तरफ अधिकतम विस्थापन करता है तो उस समय उस पर त्वरण भी मैक्सिमम लगता है, और त्वरण मैक्सिमम लगेगा तो बल भी मैक्सिमम लगेगा, जो हम लोग का अगला टॉपिक होगा। नोट कर लीजिए इसको। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं सरल और गति में बल, सिंपल हार्मोनिक मोशन में बल कितना होता है, नोट कर लीजिएगा इसको। सरल और गति में बल, सरल और गति में बल, बल बराबर क्या होता है, सिंपल सा सूत्र है, फोर्स बराबर होता है, अगर फोर्स को ऐसे दिखाएं तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ पे बल बराबर F बराबर मान लेते हैं सरल और गति करता हुआ पिंड का द्रव्यमान यम है, तब यम गुणे त्वरण कितना हो जाएगा, ए, यहाँ पे पीछे निकाले थे हम लोग कि त्वरण ए बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, लेकिन सामने माइनस चिन्ह पड़ा था। एक ये सूत्र था और दूसरा सूत्र ये भी था कि माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। चलिए दोनों सूत्र को रख के फोर्स का सूत्र निकाल लेते हैं बल का। तो F बराबर होगा माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, जहाँ पे ए आयाम है, याद रखिएगा ए आयाम है। एक सूत्र निकल के आया F बराबर इतना, और दूसरा सूत्र निकल के आएगा F बराबर माइनस एम, इस सूत्र को रखेंगे तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, फिर से ये सूत्र निकल के आएगा। और यहाँ पे सरल और गति करता पिंड का द्रव्यमान भी नियत होता है, वो भी कांस्टेंट, कोणीय वेग भी नियत होता है। तो फिर से अगर दोनों नियत है तो हम लिख सकते हैं F अनुक्रम अनुपाती माइनस वाई। और ये सरल और गति का फिर से शर्त आ गया कि कोई भी पिंड सरल और गति तभी करेगा जब उसका विस्थापन लगने वाले बल के अनुपाती किंतु विपरीत दिशा में हो, तो F अनुपाती माइनस वाई। ठीक है, चलिए तो अब इस चार्ट में हम लोग F को देखते हैं, फोर्स कितना हो रहा है। सिंपल सा है, जैसा त्वरण होगा वैसा फोर्स होगा। y की वैल्यू अगर 0 है तो फोर्स भी 0, y की वैल्यू प्लस ए है, प्लस ए रखेंगे तो प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। जब 0 रखेंगे फिर से 0, माइनस रखेंगे तो माइनस गुणे माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, किसमें, प्लस में। फिर जब 0 रखेंगे तो 0। ठीक है, यानी फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस या माइनस में दोनों एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, द्रव्यमान गुणे कोणीय वेग का स्क्वायर गुणे आयाम। और फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, आंसर है 0 होती है। और ये दोनों कहाँ कहाँ होता है, ये दोनों कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए y बराबर 0, y बराबर 0 यानी माध्य स्थिति, माध्य स्थिति 3 जगह है, तो जब y बराबर 0 है उसमें फोर्स भी कितना है 0, यानी माध्य स्थिति में कोई बल कार्य नहीं करता है, 0 हो जाता है। और उसके बाद जब एक और अधिकतम विस्थापन होता है तो उस समय बल लगता है, अधिकतम लगता है, यानी इधर जाएगा तब भी बल अधिकतम रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, इधर जाएगा तब भी बल मैक्सिमम रहेगा, लेकिन विपरीत दिशा में रहेगा। हर एक चीज है कि बीच में बल नहीं लगता है, साम्य स्थिति यानी माध्य स्थिति में बल नहीं लगता है।
जब ये गति करते हुए यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे बल नहीं लग रहा है तो रुक क्यों नहीं जा रहा है? आंसर है इनर्शिया के कारण। जड़ तो आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी पिंड अगर गति कर रहा है तो गति करेगा, रुका है तो रुका रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यहाँ से गति करते हुए जब ये यहाँ जाता है माध्य स्थिति में, तो माध्य स्थिति में आप लोग ने देखा होगा कि बल मैक्सिमम होता है। ये माध्य स्थिति है, माध्य स्थिति में बल वेग मैक्सिमम होता है, सॉरी माध्य स्थिति में वेग मैक्सिमम होता है। यानी अगर यहाँ 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से है और उस पर माध्य स्थिति में कोई बल नहीं लगता है, तो जब बल ही नहीं लगेगा तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वो आगे निकल जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। एक चीज और आ गया है सरल और गति में, कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और उसका ग्राफ, उसको हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू।